हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक, सतरिक रोड, चिनाट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी को नेशनल हेल्थ मिशन की जो अभी वैकेंसी आई हुई थी और उसका एग्ज़ाम 13 मार्च को होने वाला है, उसी के क्रम में आप लोगों को उसमें कुछ एलटी की पोस्ट थी, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, और इसी के साथ साथ सीनियर ट्रीटमेंट लेबोरेटरी सुपरवाइज़र, कुछ नर्सिंग के पोस्ट थे। इन सब की तैयारी आज हम आप सभी को स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। आप सभी को डेली कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर जो है करवाए जाएंगे। कृपया आप लोगों के ये क्या बोलते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है, तो हमारी इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, आप सबसे पहले ये चीज़ जानिए कि आप लोगों को जो दृष्टिगत जो तैयारी कराई जा रही है, ये नेशनल हेल्थ मिशन के साथ साथ आप सभी को कुछ बच्चे ऐसे हैं जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट हैं या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी के हैं, एएनएम कर रहे हैं, जेएनएम कर रहे हैं, और उसके बाद आप परीक्षा नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू आप निकालना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ जनरल क्वेश्चंस जो हम अक्सर एग्ज़ाम में हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हम गलत करके चले आते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम उन क्वेश्चंस को बार बार क्या करना है, अभ्यास करते रहना है। और अभ्यास करने से वो क्वेश्चंस हमारे अक्सर जो है और उनसे हमें बहुत सारी ताकत मिलती है। तो नेशनल हेल्थ मिशन की सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन का फुल फॉर्म क्या है? एनएचएम। एनएचएम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन, कई बार एनएचएम का फुल फॉर्म भी पूछा गया है कि एनएचएम रिफर्स टू नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल क्या बोलते हैं और भी तमाम, लेकिन यहाँ पर आपको याद करना है कि नेशनल हेल्थ मिशन ही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम ही है। दूसरा है, एक हम सबसे पहले क्वेश्चन एराइज करते हैं कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। देखिए, अगर शरीर का सामान्य तापमान की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शंस आपको मिले हुए हैं कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 4 ऑप्शन आपको आपके सामने उपलब्ध है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, स्वास्थ्य कर्मी किसकी सहायता से शरीर का टेम्परेचर पता लगाता है। देखिए, कोई भी जो हेल्थ वर्कर होता है वो कैसे आपका जो है आपके स्वास्थ्य को, या कह सकते हैं कि आपके टेम्परेचर को, कह सकते हैं तापमान को कैसे पता लगाता है। तो देखिए, टेम्परेचर नापने की जो मशीन होती है, उसको बोल देते हैं थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? थर्मामीटर बोलते हैं। हमारी है थर्मामीटर। ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ रहती हैं, थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, लेकिन ऑप्शन क्या सही है? आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा थर्मामीटर। थर्मामीटर सही ऑप्शन है, जो कि टेम्परेचर या तापमान, बॉडी के तापमान को नापने के लिए सहायक होती है, उसका क्या नाम है? थर्मामीटर। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम कि अगर ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन सी मशीन होती है? देखिए, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर, जिसको बीपी इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमेनोमीटर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर पे नापने का मशीन। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कितना कम होने पर रक्ताल्पता कहलाती है। हीमोग्लोबिन को आप जानते होंगे, हीमोग्लोबिन क्या है? एचबी परसेंटेज, एचबी ग्राम परसेंट में लिखा जाता है। एचबी कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन, इसको हमने आपको एनीमिया डिस्कस करते समय पूरा मेल में, फीमेल में, एडल्ट में कितना होता है, इस वीडियो को ज़रूर आप हमारे चैनल पे जा करके देख लीजिएगा। तो हीमोग्लोबिन का यहाँ हम कितना कम होने पर रक्ताल्पता की बात कर रहे हैं,
तो अगर हम हीमोग्लोबिन का ग्राम परसेंट 10 ग्राम परसेंट से अगर कम हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये एनीमिया है, यानी रक्ताल्पता है। ठीक है, एनीमिक हम कह सकते हैं अगर यहाँ पर 10 ग्राम से कम है। ऑप्शन में आपके 12% लिखा है, 11% लिखा है, 10% लिखा है, 14%। देखिए 12 और 14 ये सब नॉर्मल काउंट है और 11 थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको 10 एकदम कम, 10 से नीचे अगर आ जाता है, 10 या 10 से नीचे, तो आपकी एनीमिक कंडीशंस वो जो है वो डेवलप हो जाती है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको एनीमिया हो गया है या पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया हो गया है। अगली बात करते हैं कि 1 वर्ष की आयु में बच्चों का सामान्यतः वजन कितना होता है। अगर 1 वर्ष की आयु की बात करते हैं, देखिए बर्थ के समय, अगर जब जन्म के एट द बर्थ की बात करते हैं, एट द बर्थ जन्म के समय एक अगर नॉर्मल बेबी है तो उसका जो है वेट जो है 2.5 से लेकर के 3-3.5 kg तक होता है। ठीक है, इतना आपका नॉर्मल है वेट। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि 1 वर्ष के आयु में बच्चों के जन्म के समय कितना वजन होता है, वजन कितना गुना अधिक होता है। 1 वर्ष की आयु में बच्चे का वजन उसके जन्म के समय से कितना गुना अधिक होता है। ठीक है, एक चीज़ ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये करीब है 7 गुना, कितना है ये 3 गुना अधिक होता है, यानी कि करीब मान के चलिए 3 त्रिका 9, यानी 1 वर्ष के आयु की बच्चे की लगभग जो वेट होती है करीब 9 kg, लगभग 9 kg, और यह कह सकते हैं 7.5 से एक एस्टीमेट है 7.5 से 10 kg ये नॉर्मल वेट है बच्चे का। ठीक है ना, मतलब कि अगर बर्थ के समय की बात करते हैं तो बर्थ के समय आपको बच्चे का वेट जो मिल जाएगा ये 2.5 से लेकर, या मतलब कह सकते हैं 2.8 से लेकर 3.5 तक kg, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 वर्ष में बच्चे की आयु का वजन उसके जन्म के वजन से कितना गुना अधिक है, तो यानी एक नॉर्मल अगर आप मान लीजिए कि 3 kg का बच्चा है तो 3 त्रिका 9, यानी कि 9 kg का, यही मैंने बताया कि 7.5 से 10 kg 1 वर्ष की आयु में सामान्यतः बच्चे की वजन जो होती है वो कितना होगा आपको देखने को मिल जाएगा। ये बेटा अबाउट आपको मिल जाएगा करीब 7.5 से 10 किलोग्राम का वजन आपके बच्चे को देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से तंत्रिका ऊतक का उदाहरण है। तंत्रिका ऊतक का उदाहरण कौन सा है? नंबर 1 स्नाविक ऊतक, संयोजी ऊतक और मांसपेशी ऊतक। देखिए तंत्र का जो उदाहरण है ये आपका क्या है? ये आपका है संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक आपका इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से पशु ऊतक यानी कि कह सकते हैं का उदाहरण है कौन सा है? इपिथीलियल, सबसे ऊपरी कह सकते हैं त्वचा की जो होता है ऊतक उसको बोलते हैं इपिथीलियल ऊतक। और एपिथेलियल ऊतक का उदाहरण कौन सा नहीं है? एपिथेलियल ऊतक का अगर उदाहरण की बात हम कहते हैं कि कौन सा नहीं है, सल्की ऊतक, स्तंभाकार ऊतक, धनाभिक ऊतक या संयोजी ऊतक। तो इसमें संयोजी ऊतक जो है ये एपिथेलियल ऊतक का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये कौन सा ऊतक है? ये तंत्रिका ऊतक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये तंत्रिका टिश्यू का। ठीक है, तंत्रिका टिश्यू का ये उदाहरण है। ओके, चलिए और इसके बाद अगला हम कराते हैं आपको कि मांसपेशी की बात करते हैं, मस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। तो मस्कुलर सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है? ठीक है, धारीदार मांसपेशी और धारी रहित मांसपेशी और इसके हृदय मांसपेशी या कंकाल। देखिए ये सारे मांसपेशी धारीदार भी हैं, धारी रेखित भी हैं और हृदय भी पेशी मांसपेशी का, हृदय में भी मांसपेशियां पाई जाती हैं। स्केलेटल मसल्स जैसे कंकाल, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। इसी के साथ साथ निम्न में से मांसपेशीय ऊतक है। मांसपेशी का कौन सा ऊतक है? देखिए संयोजी ऊतक नहीं है, कंकाल नहीं है और सल्फी ऊतक नहीं है। इस तरह धारीदार संयोजी ऊतक आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तंत्रिका समूह बनाता है। देखो तंत्र समूह कह सकते हैं। तंत्र समूह क्या बनाता है? जो तंत्र मतलब सिस्टम की बात कर रहा है,
हमने ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात की। तंत्र सिस्टम क्या बनाता है? एक ह्यूमन बॉडी बनाता है। क्या बनाता है? ह्यूमन बॉडी बनाता है। तंत्र सिस्टम को हमने आपको डिस्कस किया था और बताया था कि सिस्टम जो है तमाम बॉडी के जो है तंत्र मिल करके, यानी कि तमाम सिस्टम मिल करके ऑर्गन के तमाम सिस्टम मिल करके ऑर्गन सिस्टम मिलकर किसका बॉडी का निर्माण करता है। हमने इस तरह कुछ बताया था आप सभी को। मैं आपको बता दूं कि एक देखिए, सबसे पहले मैंने आप सभी को ये बताया था कि टिश्यू, एक टिश्यू होती है, कोशिका जिसको कहते हैं टिश्यू। अब टिश्यू है, सेल है, सबसे पहले सेल है, सेल से हमारा बना हुआ है टिश्यू, और टिश्यू से हमारा बना हुआ है, क्या बना है? ऑर्गन। ऑर्गन से बना हुआ है ऑर्गन का सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बना है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना है? हमारा पूरा होल बॉडी का निर्माण हुआ, BODY, ठीक है, बॉडी का निर्माण हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक अगर आपको याद रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपको करने में गलती बिल्कुल नहीं होगी, कहीं से भी आप लोगों को नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी को करा रहे हैं। आगे कोशिका के समूह बनाते हैं। देखो, हमने कहा था एक सेल के समूह को क्या बोलते हैं? सेल के एक ग्रुप ऑफ सेल क्या कहते हैं? ऊतक। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊतक, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। टिश्यू आपको पढ़ा चुके हैं, देखिए हमारा वीडियो देखिएगा, उसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यू को मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, तो आपको ये पता चल जाएगा। इसी क्रम में फिर आगे आते हैं कि कपाली कृतिका मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। देखिए, कपाल की बात आ जाती है, तुरंत मस्तिष्क की बात कर लीजिए, यानी कि ये मस्तिष्क में पाई जाती है। गर्भधारण होने के प्रथम माह में भ्रूण के कंकाल ढांचा किससे बनता है? देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले जो कंकाल का ढांचा होता है ये किसका होता है? अस्थि का नहीं होता है, उपास्थि का होता है, ठीक है। उपास्थि कोशिका है, ऊतक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ बात कर रहे हैं भ्रूण के कंकाल की बात कर रहे हैं, तो कंकाल से संबंधित दो ही चीज़ है, या तो बोन्स है, बोन्स की बात करते हैं, हड्डियों की, और या तो फिर बात करते हैं आप उपास्थि की, ठीक है ना। तो उपास्थि, अस्थि नहीं, उपास्थि से बनता है। ओके, चलिए आगे फिर हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। गर्भ के दूसरे और तीसरे माह में हड्डियां दिखाई देती हैं। देखिए, हम आपको बता दें, गर्भ के बाद दूसरे व तीसरे माह में हड्डियां दिखाई देती हैं, हड्डियों में दिखाई देती है। कैल्शियम की बात करते हैं, यहाँ पर कैल्शियम सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। आजीवन हड्डियों में बनता है, क्या आजीवन? देखिए, आजीवन हड्डियों में बनता है। देखिए बता दें, हमेशा पूरे जीवन भर कैल्शियम का निर्माण होता रहता है हड्डियों में, और इसी के ऑप्शन बिल्कुल सही, आजीवन हड्डियों में बनता है। यहाँ पर पोटेशियम, विटामिन, कैल्शियम, ये सभी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पर कैल्शियम ऑप्शन बिल्कुल सही है। संपूर्ण अस्थिपंजर में हड्डियों की संख्या होती है। देखिए, ये थोड़ा सा संपूर्ण अस्थि पंजर में हड्डियों की संख्या, देखिए अगर देखा जाए कि ये क्वेश्चन कुछ अपूर्ण टाइप का लग रहा है अपने आप में। यहाँ पे पूछा जा सकता है, यहाँ संपूर्ण अस्थि पंजर की बात इसने तो कही है, लेकिन यहाँ ये नहीं दर्शाया है कि यहाँ पर, अगर यहाँ पे ये दर्शा देता कि एक मतलब एडल्ट मानव शरीर में की बात करता तो यहाँ पे 206 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 206 ही ऑप्शन होगा, क्योंकि उन्होंने 210, 215 मतलब 206 से लेकर के ही 210-15 तक रिलेटेड ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर अगर मानव स्वस्थ शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 पाई जाती हैं, तो ये एकदम सही ऑप्शन आपका होगा। इसी क्रम में फिर आगे हम बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से अस्थियों का कार्य नहीं है। हमने फंक्शन ऑफ बोन्स बताया है। देखो, पहला तो शरीर को आकार व आधार प्रदान करना, देखिए बिल्कुल है, बिल्कुल आपका ये है, शरीर का आकार भी। अगर हम हड्डियों की बात करते हैं तो हड्डियां क्या प्रभाव करती हैं? शरीर को शेप देती हैं, आकार देती हैं, और आधार भी देती हैं, और आपको आधार भी यानी कि बेस भी देती हैं, दोनों चीज़। नहीं तो अगर आपकी स्केलेटन सिस्टम ना हो तो आपका ढांचा कैसा होगा? ऐसे लटके हुए रहेंगे बोन्स, मतलब एक आपको आकार ही नहीं मिलेगा, कोई आकार के ही नहीं रह जाएंगे आप, ठीक है ना। दूसरा क्या है? कैल्शियम इकट्ठा करना, अस्थियों का कार्य ये भी है कैल्शियम का इकट्ठा करना। तीसरा इसमें बताया गया है रक्त कोशिका पैदा करना, ये भी है
क्योंकि आपको बता दें कि जो ब्लड सेल्स हैं उसका भी जनरेशन ये करती है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो शरीर में कैल्शियम इकट्ठा ना करना, यही इसका कार्य नहीं है। ये डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल एकदम हो जाएगा। तो आपको ये इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें डी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, आगे फिर क्या है, निम्न में से लंबी अस्थियां नहीं हैं, लंबी अस्थियां नहीं हैं। देखिए इसमें प्रगण अस्थि, बाही प्रकोष्ठिका और ठकना और हाथ की हड्डियां और अंथास्थि। आपको बता दें जो टकना और हाथ की अस्थियां हैं ये लंबी अस्थियां नहीं हैं। आगे फिर बताते हैं एक्सियल कंकाल की कितनी होती हैं। देखिए हमने बताया है कि स्केलेटन को दो भागों में बांटा गया, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर में। एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन होते हैं, 80, और इसमें होते हैं 126 टोटल हो जाते हैं। अब जोड़ लीजिए 6 8 2 10, 206 बोन। तो एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा कि 80 बोन पाई जाती हैं, एकदम सही ऑप्शन। इसी तरह का अपेंडिकुलर की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 126 बोन। जोड़ के बारे की अगर जोड़ों का अध्ययन की बात करते हैं, देखो हमने जोड़ के बारे में बताया है, वीडियो आप लोग को अपलोड किया गया है। आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड किया है। आप लोग अगर उसको देखें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जोड़ों के बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, देखिए संधि विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में से कोई नहीं, बिल्कुल एकदम संधि जोड़ को ही संधि कहते हैं, या फिर बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संधि विज्ञान बिल्कुल एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे फिर हम देखते हैं कि उखल जोड़ का उदाहरण है, तो आपका ये कंधे का जोड़ है, जो उसको बोलते हैं शोल्डर जॉइंट की बात करते हैं। आगे निम्न में से कोर संधि का उदाहरण है, तो कोर संधि का उदाहरण आपका घुटने का जोड़ है, जो कि कोर संधि का उदाहरण है। आगे क्या है, घुराप संधि का उदाहरण कौन सा है, तो घुराप संधि का जो आपका ये उदाहरण है ये है आपका गर्दन और जो है इसकी कशेरुकाओं के बीच का जोड़, ये आपका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, गर्दन और कशेरुकाओं के बीच का जोड़। तो दोस्तों आज आप सभी को हमने 25 क्वेश्चंस जो है, चाहे ये आपकी परीक्षा नेशनल हेल्थ मिशन में पूछी जाए, इसके साथ साथ आपको सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र STS की बात करते हैं, STLS की बात करिए, और चाहे नर्सिंग की बात करिए या फिर LT की बात करिए, या इसी के साथ साथ आपका JNM एंड ANM और या फिर और भी तमाम टाइप की परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही उत्कृष्ट टाइप का हमने प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। कभी कभी ये देखिए मलेरिया निरीक्षक का पोस्ट आता है, या फिर सेनेटरी इंस्पेक्टर का कोर्स आता है। तो इन सब के लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमने आप सभी को बताया। तो आज ये सभी वीडियो आप ज़रूर देखिए, और हम आपसे बताते हैं कि हमारा चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बिल्कुल आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल से। आपको समय समय पर विभिन्न वीडियो और डेली आपको नेशनल हेल्थ मिशन, आज हमने 25 क्वेश्चन ही कराया है, कल से हम और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, जिससे आप लोगों को 13 फरवरी का जो पेपर है ये आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सिद्ध हो। और हम आपसे वादा करते हैं कि ये जो 13 तारीख का पेपर, ये हमारे प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इसको मिल जाएंगे। ये बहुत ही आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोगों से ये हमें बिल्कुल ये उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी नेशनल हेल्थ मिशन के हैं या जो भी STS सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र जो कि ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के अंतर्गत में आपने डाला है, अब ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम का है तो ट्यूबरक्लोसिस पे पूरी दवाओं के बारे में, रिफेम्पसिन, इथम्बूडाल और पायराजिनामाइड, इन सब के बारे में, और इसके साथ साथ आपको जो है हम
क्या बोलते हैं डॉट्स क्या होता है, डॉट्स 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 जिसको बोलते हैं डॉट्स प्रोग्राम, इन सब के बारे में पूरा विस्तृत रूप से आपको हम जानकारी देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।